गुड मॉर्निंग एमसीएल। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश शेलार आपका होस्ट आज के इस एमसीएल ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, हमारे एमसीएल परिवार के एक बहुत ही काबिल सदस्य ने एक सुंदर विचार शेयर किया था। जिद होनी चाहिए जीतने के लिए, जिद होनी चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो बस एक डर ही काफी है। जी हाँ दोस्तों, आज संपूर्ण एमसीएल परिवार ने इस जीत को ठान लिया है और जीतने की इस जीत के लिए आज संपूर्ण एमसीएल परिवार अपनी जी जान से कोशिश कर रहा है और मुझे कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हम सफलता के बहुत ही करीब हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे हमारे आज के इस सेशन से जो है रेवोल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन एपिसोड 54। लेकिन इसके पहले चंद महत्वपूर्ण बातें आज के इस वेबिनार के बारे में। दोस्तों, यह वेबिनार एक टेलीविजन प्रसारण की तरह है जिसमें आप सभी मुझे देख और सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको देख नहीं सकता। आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि आप अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें, अपने साथ एक पानी की बोतल, नोटपैड और पेन रखें। और एक जरूरी सूचना दोस्तों, चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों के साथ शेयर की गई है उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना न भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एमसीएल प्रोजेक्ट्स वीडियो के साथ। प्रकृति हमारे जीवन का मूल है। जैसे वन्य जीव, पेड़ पौधे, जल, भूमि, वायु, मानव, ये सब पर्यावरण का एक भाग है। वैसे ही मैं भी पर्यावरण का एक हिस्सा हूं। कुदरत के वरदान से बना हुआ एक मानवीय आविष्कार हूं। मैं एम कोल हूं, जो पर्यावरण का समतोल बनाए रखने में मदद करता है। एक कोयला पर्यावरण का समतोल कैसे बना सकता है? कोयला स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है। कोयला वायु प्रदूषण का कारण बनता है। कोयला प्राकृतिक आवास को नष्ट करता है। फिर कोयला समतोल कैसे बनाएगा? आपके इस सवाल का जवाब मेरे निर्माण के सफर में छुपा हुआ है। यह सफर ऊर्जा में संपूर्णता का है, किसानों में सशक्तिकरण का है, गांव में रोजगार निर्मित का है, देश की आर्थिक उन्नति का है। यह सफर पर्यावरण की रक्षा का है। मेरा यह सफर जैविक खेती से शुरू होता है। नेपियर घास मेरे उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये फसल उगाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और इसकी फसल मिट्टी को सशक्त बनाती है। फसल पूरी तरह से तैयार होने के बाद उसे नैसर्गिक तरीके से सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसके अंदर पानी की मात्रा और कम करने के लिए घास को छोटे छोटे हिस्सों में काटकर भट्टी की गर्म भाप से गुजारना पड़ता है। भट्टी में किसी भी तरह के ईंधन और लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता। उसमें मेरे ही अंश जलाए जाते हैं, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता। नेपियर घास भट्टी में अच्छी तरह से सूखने के बाद आखिरी पड़ाव में मुझे वो रूप मिलता है जो मुझे प्रकृति की रक्षा करने की क्षमता देता है। मैं अपने आप पर गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक सामान्य कोयला और लकड़ी से बेहतर जलकर कम से कम राख उत्पन्न करता हूं, जिससे मैं पर्यावरण को प्रदूषण और मानव शरीर को हानिकारक बीमारियों से दूर रखता हूं। हाल ही में आईपीसीसी ने मानवता के लिए कोड रेड की घोषणा की है और इस चेतावनी को नजरअंदाज करना हमारी भूल होगी। प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण का साथ देना हमारी जिम्मेदारी है।
और इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है। चलिए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बेहतर करते हैं। एम पोल का इस्तेमाल करके उन्नति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब मैं एमसीएल विजन, मिशन और कोर वैल्यूज पढ़ूंगा। आप सभी से ये नम्र निवेदन है कि आप इसे मेरे साथ दोहराएं, जिसके लिए आप सभी के सामने एक स्क्रीन शेयर की जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं एमसीएल के लिए शपथ। मैं मंगेश शेलार मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होशो हवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। एमसीएल विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे, भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में भी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल न करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दें। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहें। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दें। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहें। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे आज के थॉट ऑफ द डे, यानी कि आज के हमारे सुविचार की ओर। और आज का हमारा सुविचार है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हार या जीत हमारे सोच पर निर्भर करती है, क्योंकि जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही हमारा बर्ताव होगा। और ऐसे ही एक नीडर व्यक्तिमत्व जो हमारे परिवार से है, उन्होंने ये ठान ली है कि भारत को सुजलाम सुफलाम राष्ट्र बनाना है और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना है। तो चलिए आमंत्रित करते हैं हमारे अगले स्पीकर, उस नीडर व्यक्तिमत्व को। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगे सर। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। तो जब भी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में आता है उसके लिए जो लगता है वो इन्वेस्टमेंट, और स्पेसिफिकली अगर सिटीज की बात करें तो ये बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आज की जो कहानी है वो ऐसे व्यक्तिमत्व की है जिन्होंने सिटीज के लिए एकदम किफायती सॉल्यूशन हमारे सामने रखा है, और जिनको रेन मैन ऑफ द सिटी ऐसे भी कहा जाता है, ऐसे सुभाजित मुखर्जी बैनर्जी। तो सुभाजित बैनर्जी जो है ये मुंबई में ही रहते हैं, कांदिवली में। और इन्होंने देखा कि मुंबई रहे या कोई भी मेट्रो सिटीज रहे, जहाँ पे बहने वाला पानी पूरा कंक्रीट होने की वजह से जमीन के अंदर नहीं जाता है, वो जाता है जो गटर सिस्टम बनाया है उसमें, और वो गटर के थ्रू नदी नाले या जहाँ पे वो बह जाता है। लेकिन वो सिटीज के लिए पानी नहीं बचता है। तब जाके, और ये होने के बाद में जब बारिश आती है तो सिटीज में बहुत फ्लड आ जाता है, और जैसे ही बारिश चली जाती है वो सिटी डिपेंडेंट हो जाती है किसी तालाब के ऊपर, किसी डैम के ऊपर। और इतना ही नहीं, जब समर सीजन आता है तब तक तो किल्लत भी पानी की बहुत सारे एरियाज में शुरू हो जाती है। उन्होंने यही सोचा कि कोई भी सिटी जहाँ पे इतना पानी रहता है, कभी भी ऐसा क्या हो सकता है कि जिसके वजह से वहां पे जहाँ बाढ़ आती है एक कोई सीजन में, वहां पे किसी सीजन में पानी की किल्लत हो। इसलिए उन्होंने एक सिंपल सोल्यूशन बताया रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, जो कि अभी आप देख रहे हैं। एक जिसका इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 2,500 से लेके 5,000 तक, और ये हम इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी पब्लिक प्लेस, मंदिर, गार्डन, स्कूल्स, रेसिडेंशियल्स, कमर्शियल्स, होटल्स, कहीं पे भी। इनफैक्ट रोड के आजू बाजू भी हम ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना सकते हैं, जिसमें आपको जो ये ड्रम दिख रहा है वहां पे उन्होंने थोड़े छेद बनाए हैं और एक 5 से 10 फीट का गड्ढा बनाया जिसमें हम ये ड्रम रख सके। आजू बाजू में पत्थर या मार्बल्स ऐसे रखे होते हैं, और जो व्हाइट कलर का पाइप है वहां से जो भी पानी है उसमें डाला जाता है, और धीरे धीरे करके, यानी लगभग 8 से 10 दिन तक वो पानी वो ड्रम में ही रहता है, जो कि रिसाइकल यूज हम कर सकते हैं। उसके बाद में वो आजू बाजू का जितना भी ग्राउंड वाटर है उसका लेवल बढ़ाता है। ये थी आज की कहानी, जो ये हमें बताती है कि अगर आप सोच ले कि आपको क्या काम करना है तो आप ऐसा काम कर सकते हैं जो कि कोई और नहीं कर पाया। और इन्होंने वही दिया, एक किफायती सॉल्यूशन हमारे पूरे सिटीज के लिए। एमसीएल के बारे में जब हम सोचते हैं तो एमसीएल ने भी एक ऐसी सोच ठान ली है कि एमसीएल सिर्फ भारत देश के ही नहीं, दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने वाली है। और ये जब हमने ठाना तो उतनी उसकी परीक्षा कठिन होगी। तो चलिए बुलाते हैं अभी ऐसे इंसान को जिन्होंने ये ठान लिया है कि कितनी भी कठिन परीक्षा हो लेकिन हम उसमें उत्तीर्ण होंगे, और एमसीएल में इसके बाद में उनका एक ही लक्ष्य रहेगा, फंडिंग। और इतना रिजर्व, इतना असेट एमसीएल के ऑर्गेनाइजेशन के पास में रहेगा, शायद वो किसी ऑर्गेनाइजेशन कभी इकट्ठा ना कर पाए। So let's welcome the MD and CEO of our next generation fuel company of this planet Earth, Dr. Shyam Golab. थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गौलव फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों शुरुआत करते हैं एमसीएल फंडिंग स्टेटस के बारे में। तो गुड न्यूज कि हम लोग सब
एमसीएल के ट्रांजैक्शन या एमसीएल फंड ट्रांसफर फेज में शुरुआत कर चुके हैं। अभी हमें एमसीएल का ये फंड, ये ट्रांसफर इसी महीने पूरा करना है और ये ट्रांसफर सही सलामत बिना दिक्कत और स्मूथ ट्रांजैक्शन हो, इसलिए हम, हमारी बैंक, सामने वाली संस्था, नियामक संस्था, ये सभी लोग मिलके हम काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो ट्रांच है ये बहुत अच्छा ट्रांच होने वाला है और जिसकी वजह से हमारी पूरे फैमिली की वो एक डिफरेंट फेज में, एक डिफरेंट लेवल में हम एंटर करने वाले हैं। जिस मिशन के लिए हम काम कर रहे हैं, उस मिशन के लिए काम करने के बिजनेस के तरीके बहुत डिफरेंट होने वाले हैं। ऑफ कोर्स इस फेज के बाद, इस फंडिंग के बाद हमारे जितने भी एमकोल के प्रोजेक्ट हैं, जितने भी एमसीएनजी के प्रोजेक्ट हैं, उनकी तो हम शुरुआत करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारी प्राथमिकता, हमारा फोकस होगा कि हम अपने परिवार में जितने भी एमसीएल उद्योजक है, जितने भी एमसीएल एंटरप्रेन्योर है, हमारे ग्राम पंचायत लेवल पे, हमारे तहसील लेवल पे, हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ अपनी बिजनेस एक्टिविटी को शुरुआत करे। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट को जनरेट करे, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है कि अगर आप या हर व्यक्ति अगर रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट करता है तो इसका मतलब वो हमारे किसानों के लिए भी कुछ ना कुछ उनको इनकम तैयार करके दे रहा है। इसका मतलब वो अपने गांव में, अपने तहसील में महिला बचत गट हो या युवा हो, उनके लिए रोजगार के अवसर निर्माण कर रहा है। तो आप जब कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करते हो तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट इस अपने आजू बाजू एरिया में होता है। दोस्तों, ये एमकोल एमसीएनजी जो प्रोजेक्ट्स है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स अपने आप में एक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए अपना एक जेस्टेशन पीरियड होता है, कई सारी ऐसी चीजें होती है जो करनी पड़ती है और उसके लिए समय लगता है। एमकोल एमसीएनजी प्रोजेक्ट जब हमें शुरू करेंगे तो उसका इंपैक्ट या उसका जो फायदा है, हो सकता है कि सिर्फ 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले किसानों को हो, या जहां हमें फैक्ट्री लगा रहे हैं उसके आजू बाजू इर्द गिर्द जो एमवीपी है उनको हो, लेकिन पूरे जो हमारे तहसील की टीम है, हर एक उद्योजक को किस तरह से इमीडिएटली उसके फायदा शुरू करें, इनकम शुरू करें। या कई ऐसे तहसील है कि जहां अभी एमकोल एमसीएनजी प्रोजेक्ट शुरू होना बाकी है, तो किस तरह से हमारे परिवार के हर एक उद्योजक उसकी रेवेन्यू, उसका प्रॉफिट की शुरुआत हो, ये हमारी इस फंडिंग के बाद प्राथमिकता होगी। दोस्तों, बिजनेस की व्याख्या ही है कि आप उत्पादन, वस्तु हो सकता है या सेवा हो सकती है, आप उसको बेचें और प्रॉफिट जनरेट करें। तो बस यही है कि हमारे तहसील के, हमारे परिवार के हर एक उद्योजक के पास वो एक्चुअली बिजनेस की शुरुआत करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो फंडिंग है, अब तक का इशू था कि हम फंडिंग के बारे में सोच रहे थे, उसके लिए थोड़ा सा समय लग रहा था। लेकिन दोस्तों, इस फंडिंग के फेज के बाद ये फंडिंग के इशू रहेगा ही नहीं। फाइनेंस से जो इशू है ये इतना स्ट्रॉन्ग एमसीएल का होने वाला है कि आने वाले दिनों में हम हर बिजनेस एक्टिविटी पहले फाइनेंस रख के हम लोग कर सकते हैं। तो अभी ये जो हमारी फंडिंग की शुरुआत है, ये भी बहुत अच्छी है। तो इसके लिए इमीडिएटली किस तरह से हम हमारे हर परिवार के सदस्य के लिए बिजनेस एक्टिविटी शुरुआत करेंगे, तो हम हर हमारे सदस्य के लिए एक बिजनेस एक्शन प्लान बनाएंगे। देखो, एमकोल और एमसीएनजी जो प्रोजेक्ट्स है वो लगाना या पूरे देश में कहीं भी अगर हम उसको लगाएंगे तो सेम ही रहेंगे, उसकी कैपेसिटी सेम रहेगी, रॉ मटेरियल, उसकी टेक्नोलॉजी, आउटपुट, पैरामीटर से सब सेम रहेंगे। लेकिन जब मैं कहता हूं कि हमें हर परिवार के हर उद्योजक के लेवल पे बिजनेस एक्टिविटीज का निर्माण करना है या बिजनेस एक्टिविटी शुरुआत करनी है, रेवेन्यू प्रॉफिट को जनरेट करना है, तो इसके लिए हर एक उद्योजक या एक अपना डिफरेंट एक्शन प्लान होगा। क्योंकि हर एक उद्योजक एक अलग तहसील से है, अलग जिले से है, उसके अलग बैकग्राउंड है या अलग वहां के नेचुरल रिसोर्सेस है। वहां हमारा किसान क्या खेती करता है, किसान की अलग अलग खेती हो सकती है, उसके प्रोड्यूस अलग अलग हो सकते हैं। तो उस किसान के प्रोड्यूस से हम लोग क्या तैयार कर सकते हैं, हम जिस गांव में रह रहे हैं वहां के लोग क्या जानते हैं, उनके पास क्या स्किल्स है, या हमारी महिला बचत गट वहां क्या उत्पादन, क्या वस्तु तैयार कर सकती है, या कौन सी वो वस्तु तैयार करनी चाहिए जो हम मार्केट में इमीडिएटली
हमारे तहसील के, हमारे गांव के लेवल का मार्केट, तहसील के लेवल का मार्केट, इमीडिएटली जो मार्केट हमारे सामने है उसको हम कैटर कर सकते हैं। तो इन सब चीजें हम इस एक्शन प्लान में कंसिडर करेंगे। हम एक्शन प्लान जब बनाएंगे तो ये सब चीजों को कंसिडर करके प्रॉपर एक्शन प्लान बनाएंगे जो हर एक उद्योजक के लिए अलग हो। वो किस तरह से होगा, कैसे होगा, यही अभी हर शुक्रवार का हमारा फोकस होगा। दोस्तों, ये एक्शन प्लान करने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि हमें इस एक्शन प्लान में कौन से बिजनेसेस है जो हम कर सकते हैं, कौन से वो बिजनेस एक्टिविटीज है जो हम कर सकते हैं, कौन से वो सेक्टर है जिसमें एमसीएल आने वाले दिन में बिजनेसेस करेंगे, आपके सभी प्रोजेक्ट फाइनेंस करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो फोकस या सबसे पहले जो सेक्टर है, जो हमारा कोर सेक्टर है, वो है बायोफ्यूल। दोस्तों, बायोफ्यूल को आने वाले दिनों में रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री ऐसा भी कहा जाएगा। और इसका कारण यह है कि बायोफ्यूल ये आने वाले दिनों में आज की जो ऑयल एंड गैस की जो इंडस्ट्री है, आज ऑयल एंड गैस की जो पूरी व्यवस्था बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, टेक्नोलॉजी के डिपेंड के ऊपर जो मशीनरीज बने हुए हैं, हर एक मशीन में, हर उस पूरे व्यवस्था या इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा बायोफ्यूल काम कर सकता है। यानी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। आज जो एग्जिस्टिंग ऑयल एंड गैस की पूरी जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें वैसे ही हमारा बायोफ्यूल काम कर सकता है, जिसे कहते हैं ड्रॉप इन फ्यूल। तो ये कारण है कि वो आने वाले दिनों में इस ऑयल एंड गैस को रिप्लेस करेगा रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस के, तो इसलिए उसको रिन्यूएबल कहा जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पूरी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, ये जो फॉसिल क्रूड ऑयल है, कोयला है या नेचुरल गैस है, ये प्रकृति ने कैसे बनाया? तो प्रकृति ने एक्चुअली इसको बनाया है बायोमास से। प्रकृति ने भी, माँ ने भी बायोमास से ही बनाया है। बायोमास से हजारों लाखों सालों के बाद अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर फिर इससे कोयला बना, क्रूड ऑयल बना और नेचुरल गैस बनी। हम भी वैसे करने वाले हैं। हम भी इस कुदरत की जो व्यवस्था है, जिस तरह से फ्यूल बनता है, बस उसको फॉलो करने वाले। हम भी बायोमास से बनाने वाले हैं, लेकिन हम कुछ मिनटों में बनाने वाले, हम फैक्ट्री में बनाने वाले हैं। और इसका कारण, और इसकी वजह से क्या होगा कि इसके वजह से हमारी फ्यूल में जो अलग अलग एडल्टरेंट या जो अनचाहे चीजें होती है, जैसे सल्फर जो बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है, वो हमारे फ्यूल में नहीं हो। इससे क्या होगा कि हमारे फ्यूल जो है वो बहुत बेटर या बहुत बेहतर एफिशिएंट हो गए। यानी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, इसके स्पेसिफिकेशन वो बहुत अच्छी तरह से जलेंगे। इसलिए आने वाले दिनों में ये पूरी जो ऑयल एंड गैस की व्यवस्था बनी हुई है, ये पूरी रिप्लेस हो जाएगी हमारे इस बायोफ्यूल की अर्थव्यवस्था के साथ, जिसे कहेंगे हम रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस। और दोस्तों, इसी के साथ शुरू होंगे कई सारे बिजनेस एक्टिविटीज जो हमें करने हैं। अभी देखिए, एमसीएनजी प्रोजेक्ट्स, अभी एनसीएनजी प्रोजेक्ट के साथ हम तैयार कर रहे हैं बायोमीथेन, और हम तैयार कर रहे हैं एमसीएल सॉइल कंडीशनर। अभी बायोमीथेन भी हमारा सभी जगह काम करेगा जहां आज का मीथेन, फोसाइल मीथेन काम करता है। ये फोसाइल मीथेन काम कर रहा है सीएनजी की तरफ। टू व्हीलर से लेके बस, ट्रक, कोई भी गाड़ी हो जहां सीएनजी हम डलवा सकते हैं, वहां हमारा ये बायो सीएनजी काम करेगा, एमसीएनजी काम करेगा। अगर ये नेचुरल गैस कुकिंग फ्यूल करके काम कर रही है तो वहां हमारा बायोमीथेन काम करेगा। अगर किसी इंडस्ट्री में जाके एनर्जी तैयार कर रही है तो वहां हमारा बायोमीथेन काम करेगा। इनफैक्ट आज की तारीख में जो आप सीएनजी के पंप देखते हो, जहां मदर स्टेशन और डॉटर स्टेशन, ऐसे सब स्टेशन होते हैं जो आने वाले दिनों में आप समझोगे, तो वैसे ही सीएनजी के पंप हम भी लगाएंगे। हम भी वैसे ही व्यवस्था तैयार करेंगे जैसे आज की व्यवस्था इस फोसाइल सीएनजी की है। और ऑफ कोर्स इसमें पैसे या इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगी इस सभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भी। और इसके जो रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज है वो भी धीरे धीरे हमारे एक्शन प्लान में आएंगे। लेकिन इसी के साथ सबसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हम तैयार करने वाले हैं, वो है सॉइल कंडीशनर। दोस्तों, एमसीएल सॉइल कंडीशनर आज की तारीख में दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा प्रोडक्ट है, क्योंकि हर जगह कैंसर या केमिकल फार्मिंग चल रही है, तो बहुत जरूरी है इस दवाई की। इमीडिएटली हम क्या कर सकते हैं, तो इमीडिएटली आज की तारीख में जितना भी सॉइल कंडीशनर हम तैयार कर रहे हैं, वो हम हमारे आजू बाजू के ही एरिया में जहां इमीडिएट जरूरत है, लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में उसे बेचेंगे। वो एक्शन प्लान में होगा। लेकिन आने वाले दिनों में हम सब मिलके एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट इसका करने वाले हैं।
लेकिन दोस्तों बायोफ्यूल प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा इंपैक्ट जिस प्रोजेक्ट का होने वाला है अभी हमारे देश में, वो होने वाला है एमकोल। वो होने वाला है एमकोल, जो बायोकोल प्रोजेक्ट है। दोस्तों हम हमारा एमकोल हमेशा अभी इसके आगे पिलेट्स में ही बनाएंगे, ब्रैकेट्स नहीं करेंगे, क्योंकि इस पिलेट के साथ एक बहुत बड़े हम अवसर या बहुत ज्यादा बिजनेस एक्टिविटीज हम शुरू करने वाले हैं। नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, वो है क्लीन कुकिंग फ्यूल, स्वच्छ घरेलू ईंधन या रसोई का ईंधन। दोस्तों आज की तारीख में हमारे देश में 43% घरों में स्वच्छ ईंधन के लिए एक्सेस नहीं है। तो बहुत अच्छा सामाजिक काम हम करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ आज जो एलपीजी का इस्तेमाल हो रहा है, नेचुरल गैस का इस्तेमाल हो रहा है, उसको भी हम रिप्लेस करेंगे हमारे इस ईंधन के, इस सिस्टम के साथ, एमसीएल कुकिंग सिस्टम के साथ। दोस्तों एलपीजी भी कितना घातक है और कितना विस्फोटक है हम सभी जानते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इसकी जगह ले एक सुरक्षित, एक स्वच्छ ऐसा ईंधन जो रहेगा, ये एमकोल कुकिंग सिस्टम, एमसीएल कुकिंग सिस्टम। दोस्तों इसमें भी अगर आप देखोगे कि एक तो फ्यूल है, पिलेट है, लेकिन जो एम स्टोव है उसमें कई सारे बिजनेस के अवसर शुरू होंगे। आज जो एम स्टोव आप देख रहे हैं वो बेसिकली बायोमास स्टोव जैसे ही है। आप उसमें लकड़ी या बाकी की भी जला सकते हो, लेकिन हम जो तैयार करेंगे आने वाले दिनों में वो इस तरह से होगा कि जिसमें आप पिलेट्स डालने के बाद उससे वो प्रोड्यूसर गैस जनरेट होगी और वो गैस जलेगी। जैसे एलपीजी में वो गैस जलती है, नेचुरल गैस जब आप लगाते हो तो गैस जलती है, तो आने वाले दिनों में भी एमकोल जब हम इस्तेमाल करेंगे तो गैस जलेगी, वो सेम वैसे दिखेगी जैसा आज हमें एलपीजी दिख रहा है। और इसमें भी फिर उसके डिफरेंट साइजेस, डोमेस्टिक पर्पस, कमर्शियल पर्पस, बड़े इंडस्ट्रियल पर्पस, ऐसे अलग अलग फिर इसकी व्यवस्था की भी निर्माण होगी और ये अच्छे अच्छे बिजनेस अवसर हम सबको देगा। अपने आप में ये कुकिंग फ्यूल का एक बहुत बड़ा बिजनेस अवसर हम सबको, हमारे पूरे परिवार के फैमिली को या उद्योजकों को प्राप्त होने वाला है। दोस्तों शायद कुछ तकनीकी रीजंस की वजह से श्याम सर यहाँ पर डिस्कनेक्ट हुए हैं, बट मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि हम बने रहेंगे इस सेशन के साथ में। अगले कुछ ही पलों में श्याम सर फिर से हमारे साथ जुड़ जाएंगे और जो आज का विषय है उसे अधिक विस्तार से हमारे सामने रखेंगे। दोस्तों किस प्रकार से इस इंडस्ट्री में हम आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स होंगे और किस प्रकार से जो सपना हम लोगों ने हमारे इस फैमिली के लिए देखा है, ये सारी चीजें हमें जाननी है और वो जानने के लिए हम इंतजार करेंगे श्याम सर का। तो लीजिए, ही इज देयर, इट्स ओवर टू यू सर। मंगेश, am I audible? Yes sir, you are. Okay, thank you. Sorry, extremely sorry. Sorry for the net connection. So let us start again. मैं कह रहा था कि एम पिलेट के बेस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे एनर्जी सिस्टम और उसकी पूरी बिजनेस एक्टिविटीज की शुरुआत होने वाली है। आज की तारीख में जिस तरह से बिजली या पूरा एनर्जी सेक्टर है, उसमें सेंट्रलाइज लेवल पे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जैसे थर्मल प्लांट्स, हाइड्रो प्लांट्स,
और उसके बाद उस लेवल पे बिजली तैयार होती है और फिर इसका वितरण होता है, और उसका वितरण भी बहुत बड़े बड़े जो पूरी सिस्टम बनी हुई है उससे होता है। लेकिन आप अगर देखोगे कि ये पहाड़ी इलाके जो होते हैं हमारे देश में या बाकी की जो अलग अलग टेरेन्स है, तो इस सभी जगह वो बिजली वहां वैसे इफेक्टिवली नहीं पहुंचती, और ये इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में, इस पूरे वितरण में कम से कम 20% हमारे बिजली का लॉस होता है। अब ये बहुत बड़ा लॉस है अगर हमारी पूरी इकोनॉमी की साइज अगर हम देखेंगे तो। दूसरी ऐसी बात है कि कई सारी दिक्कतें हमारे स्कूल में, हमारे हॉस्पिटल या गांव में होती है। कई सारे ऐसे हमारे लोग जो आदिवासी है, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, और उनके यहाँ बिजली नहीं मिलती क्योंकि इन्हें लगाने वाले जो टावर होते हैं उसकी अनुमति फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नहीं मिलती। तो बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज है जो नहीं होते, और कई सारे पहाड़ी इलाकों में तो बिजली का कनेक्शन होता है लेकिन वो बिजली बहुत कम होती है जो हम देखते हैं। इसका बहुत बड़ा सोल्यूशन आने वाला है एम पिलेट के बेस के ऊपर पावर जनरेशन। दोस्तों, एक तो सेंट्रलाइज जहां जहां पावर बन रही है वहां तो कंपलसरी इस कोल को रिप्लेस किया जाएगा हमारा एम पिलेट के साथ, लेकिन इस एम पिलेट के बेस पे होंगे कई सारे पावर जनरेटर। आज के तारीख में आप पावर जनरेटर देखते हो जिसे हम डीजी सेट कहते हैं, और वो सभी जो डीजी सेट डीजल जनरेटर वो सभी चलते हैं डीजल में, जो बहुत महंगे होते हैं चलाने के लिए, और जो इमरजेंसी में अस्पताल में या कभी जरूरत हुई तब करते हैं। इमेजिन हम ऐसे पावर जनरेटर तैयार करेंगे कि जो चलेंगे हमारे एम पिलेट के ऊपर, जो एक पूरी बिल्डिंग को पूरा 24 घंटा हमेशा के लिए चला सकता है। हम एक स्कूल के लिए चला सकता है, हॉस्पिटल के लिए जा सकता है। ऐसे हमारे गांव कि जहां अभी बिजली की दिक्कत है, जहां बिजली नहीं है या बिजली का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वहां के गांव को, आदिवासी या फॉरेस्ट एरिया को हम अपने एम पिलेट बेस्ड जनरेटर करेंगे, और दोस्तों सबसे सुरक्षित होंगे। इनफैक्ट आपको अंदाजा ही नहीं कि आने वाले दिनों में ये एम पिलेट बेस्ड जनरेटर बहुत बड़ा बिजनेस एक्टिविटी करके हमारे सामने आने वाली है। इसके आगे आप सभी लोग, हम सभी जो परिवार के हैं, उद्योजक कैसे एक संस्था को सेल्फ सफिशिएंट करें एनर्जी में, वो कैसे सेल्फ सफिशिएंट हो, कैसे वो अपने फॉसिल फ्यूल को छोड़ के क्लीन फ्यूल में सेल्फ सफिशिएंट हो, ऐसे ही प्रोजेक्ट हम करेंगे। कई सारे प्रोजेक्ट जैसे सीमेंट है, स्टील है, ऐसे प्रोजेक्ट आज चल रहे हैं फॉसिल फ्यूल के ऊपर, और उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में ये फ्यूल लगता है, और हम उनको दिखाएंगे कि किस तरह से वो अपने खुद के फ्यूल के स्वच्छ ईंधन की निर्मित करते हैं, और हम उनके ही प्रेमाइसेस में वो प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। वो नेपियर घास पे चलेंगे, वो अलगे पे चलेंगे, वो वहां का जो एक्शन प्लान, जो फिजिबिलिटी है वो डिसाइड करेंगे, लेकिन वो लगाएंगे भी हम, चलाएंगे भी हम, टेक्नोलॉजी भी हम ही प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों, ये सभी आप ही अपने अपने तहसील में करो। आने वाले दिनों में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर या अपॉर्चुनिटी होने वाला है वेस्ट टू बायोफ्यूल प्रोजेक्ट। हमने देखा अभी 10 अगस्त को जो बायोफ्यूल डे हुआ, उसकी थीम ही है वेस्ट टू फ्यूल। उसकी थीम है कि आप कचरे को बायोफ्यूल में कन्वर्ट करो, और वहां हमने डिस्कस किया कि कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट उसमें आने वाले हैं। जैसे हम गोबर से अभी बनाते हैं बायो सीएनजी या बायोमीथेन, वैसे ही ह्यूमन सीवेज से बनेगा बायो सीएनजी, मीथेन, और ये सभी प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में कंपलसरी होंगे और बहुत बड़े लीड पे हम काम करेंगे। डिसेंट्रलाइज लेवल पे बिल्डिंग का जो गीला कचरा है या सीवेज वेस्ट है, इसका इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट होगा, और उससे भी हम फ्यूल बनाने के प्रोजेक्ट हमें करने हैं। तो आने वाले दिनों में ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर होगा। लेकिन दोस्तों, ये सभी जो प्रोजेक्ट्स है, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स, बायोफ्यूल प्रोजेक्ट, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कोर प्रोजेक्ट्स है। इसको एक जेस्टेशन पीरियड है। इसको जब हम शुरुआत करेंगे, उसका एक्शन प्लान, फिजिबिलिटी, आगे कैसे जाएंगे, तो इन सभी के लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लेकिन अभी हमारी जो प्राथमिकता है, इस फंडिंग के बाद जो प्राथमिकता है कि हर उद्योजक को, हर एक व्यक्ति को हमें इस रेवेन्यू और प्रॉफिट की शुरुआत करके देनी, बिजनेस की शुरुआत करके देनी। और इस चीज के लिए, इस हमारे उद्देश्य के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर अभी कोई होने वाला है, तो वो होने वाला है एमसीएल सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, यानी एमएसपी। दोस्तों, एमएसपी तो ऐसा सेक्टर है जिसमें हजारों प्रोडक्ट है जो हम कर सकते हैं, इमीडिएटली कर सकते हैं। इसको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, छोटे छोटे स्केल पे कर सकते हैं, ऐसे लेवल पे कर सकते हैं। आई मीन बहुत कम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं, और बहुत ही कम इसको लगने वाली चीजें, गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, स्मॉल और मीडियम जो है, लघु और मध्यम उद्योग, ऐसे कई सारे अपॉर्चुनिटीज
इस एमएसपी में है, जो हमें जल्द से जल्द करेंगे। और कई सारे प्रोडक्ट्स है, कई सारे सेक्टर्स है जिसमें प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होगा कि अगर हमें कहीं भी ये इस बिजनेस की शुरुआत करनी है, तो इसका तत्व ये होगा कि मैं जिस गांव में रहता हूं, तो मैं मेरे गांव में आज किसान क्या तैयार कर रहा है, किसान कौन सी चीज है, क्या उगाता है, क्या खेती करता है, और उस खेती वो जो चीज उगाता है उस उत्पादन के ऊपर हम कौन सी चीज है, कौन सा प्रोडक्ट है वो तैयार कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट कौन तैयार करेगा? तो ये प्रोडक्ट फैक्ट्री में, बड़े बड़ी फैक्ट्री हम नहीं लगाएंगे। ये प्रोडक्ट कंपलसरी हमारी महिला बचत गट, हमारे जो कुटीर उद्योग है या सूक्ष्म लघु उद्योग है, उनके माध्यम से तैयार करेंगे। हमारे युवा इसमें तैयार करेंगे। और कौन से प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे? तो वो प्रोडक्ट्स जो हम इमीडिएटली हमारे मार्केट में, हमारे गांव में, हमारे तहसील में हम बेच सकते हैं। तो हमेशा इसका तत्व यही रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग हमेशा महिला बचत गट करेगी, रॉ मटेरियल हमेशा हमारा किसान तैयार करेगा, और जो हमारी जरूरत है हम उसको पूरा करेंगे। और इमीडिएटली ऐसे प्रोजेक्ट्स को, ऐसे बिजनेस एक्टिविटीज को हमें शुरू करना है। तो कौन से बिजनेस आएंगे इसमें? तो दोस्तों, एक सबसे बड़ा, दुनिया में जितने भी सेक्टर्स है उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर इज वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब इस वस्त्र उद्योग में सिर्फ हम पहनते वो कपड़े नहीं, तो हर तरह का कपड़ा है जो ऑफिस में, किसी कार्यालय में, बेडरूम से लेके हमारे घरों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भी कई सारे प्रोडक्ट्स है जो हम तैयार करते हैं। और आज की व्यवस्था यह है कि 80% यानी 80% ये कपड़ा भी क्रूड ऑयल से आता है। दोस्तों, एमएसपी की जो आप बात करते हैं ना, एमएसपी का मतलब क्या है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि हर ऐसे प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना जो आज की तारीख में पेट्रोकेमिकल से हो रहा है। तो पेट्रोकेमिकल से क्या हो रहा है, तो आप लिस्ट करोगे तो हजारों प्रोडक्ट्स हैं। आज हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखेंगे तो 80% जो कपड़े हम पहनते हैं ना, कपड़े हम पहनते हैं, जो बेड में इस्तेमाल करते हैं, जो कार्यालय में इस्तेमाल करते हैं, 80% वो आ रहे हैं इस क्रूड ऑयल से, इस पेट्रोकेमिकल से। और आप अगर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि फॉसिल फ्यूल के बाद, यानी इस क्रूड ऑयल के बाद सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाला अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसका कारण ही है कि वो बनती है इस क्रूड ऑयल से। तो दोस्तों, हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भारत हमेशा वस्त्र उद्योग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमेशा दुनिया का लीडर रहा है। इनफैक्ट अंग्रेज जो यहाँ आए थे, अंग्रेज एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ही यहाँ आए थे। क्यों मुंबई विकसित हुई, क्यों वो सब कुछ चीजें, अब अगर पढ़ाई करेंगे तो हमें पता चलता है कि वस्त्र उद्योग इतना इंपॉर्टेंट उद्योग जो उन्होंने, अंग्रेजों ने बढ़ा किया और उसका फायदा लिया। आज वो है टाइम कि हम भी अपने लेवल पे, हमारे किसान, अब भी हमारी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आज इमीडिएटली क्या कर सकते हैं? इमीडिएटली छोटे छोटे प्रोडक्ट हो सकते हैं, छोटी छोटी चीजें जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, हम पहनते हैं, ऐसी शुरुआत कर सकते हैं और इमीडिएटली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के धीरे धीरे करके बड़ा कर सकते हैं। और आज हमारे किसान जो एक कॉटन ग्रो करते हैं उस एरियाज में है, एक बहुत अच्छा मार्केट उनको हम दे सकते हैं। ये है। दूसरे, होम कॉस्मेटिक्स। दोस्तों, दिन भर हम कितने सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं और ये प्रोडक्ट लगते हैं हमें छोटे छोटे, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। ये साबुन, ये शैम्पू, ये कंडीशनर, ये क्रीम, फेस क्रीम, और मैं आपको बोलता हूँ कि छोटे छोटे होते हैं, 5, 10, 15 रुपए वाले प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन इसकी मार्केटिंग कौन करता है? इसकी मार्केटिंग में, इस एड में अगर आप देखोगे तो दुनिया सभी बड़े बड़े मशहूर एक्टर आपको नजर आएंगे ये करने वाले। क्यों? इसका कारण यह है कि बहुत बड़े स्केल में बेचा जाता है। इसमें बिजनेस करने वाले लोग या मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत बड़ी कंपनीज है, हम बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तैयार कर सकते हैं। और इसका कारण है ये सभी जो प्रोडक्ट है ना, ये सभी केमिकल्स है, ये सभी पेट्रोकेमिकल्स है। आप इनके जगह पे सिर्फ कोई अच्छा हमारा आयुर्वेदा का सिर्फ साबुन इस्तेमाल करके देखिए, शैम्पू इस्तेमाल करके देखिए, तेल इस्तेमाल करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कितने बेहतर, कितने जबरदस्त ऐसे प्रोडक्ट है और इमीडिएटली इसका काम किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर हम देश के लेवल पे कुछ ब्रांड विकसित करें तो हम किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को भी टक्कर दे सकते हैं। और ये प्रोडक्ट है, जबरदस्त ऐसे प्रोडक्ट है और इसके भी जो बिजनेस है वो इमीडिएटली किए जा सकते हैं। दूसरे, होम केमिकल्स। देखो, अभी ये फर्श पोंछने का जो या टॉयलेट क्लीन करने की जो क्लीनर आता है, या वस्त्र जो कपड़े हम धोते हैं उसकी पाउडर आती है, उसकी टिकिया आती है, आपने देखा होगा। इनफैक्ट ये टॉयलेट क्लीनर में भी ये कपड़े के धोने के पाउडर के लिए आपको सभी एक्टर नजर आएंगे जो ऐड करते हैं। पूरे जो आप जिसका नाम लेंगे वो उधर आता है। इसका कारण यह है कि बहुत बड़ा बिजनेस है ये।
और हम क्या करते हैं, और ये सब केमिकल्स है। इसको धोने के बाद जो पानी निकलता है ना, वो पानी अल्टीमेटली जिस नदी में या कहीं भी जाता है वहां के जीव जंतु को मार डालता है। हम ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं जो हमारी जरूरतों को भी पूरा करे और पर्यावरण का भी ख्याल रखे, और बहुत बड़ा पोटेंशियल है बिजनेस का। इमीडिएटली ऐसे बिजनेस हम शुरू कर सकते हैं हमारी एमवीपी के नेतृत्व में। होम डेकोर यानी यानी जो घर में जो डेकोरेशन के लिए अलग अलग, शोभा के लिए अलग अलग चीजें हम रखते हैं, वो अमेजॉन ने पिछले साल सिर्फ होम डेकोर के, सिर्फ ऑर्गेनिक यानी सिर्फ सस्टेनेबल हैंडीक्राफ्ट ऐसे 1000 करोड़ के प्रोडक्ट भारत में तैयार करके वहां बेची, दुनिया में बेची अमेजॉन ने। तो आप सोच सकते हैं कि इसका पोटेंशियल क्या है। अभी बाहर एक्सपोर्ट करने की तो बात की बात है, लेकिन आज ये सब कुछ जो हो चल रहा है वो सभी प्लास्टिक, रबर, ऐसे सब प्रोडक्ट्स लोग इस्तेमाल करते हैं। उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो हमारे लोग बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं। हैंडीक्राफ्ट बहुत स्ट्रांग है हमारे यहाँ, तो ये भी एक इमेजिन ऐसी एक्टिविटी जो हम शुरू कर सकते हैं। फर्नीचर का हाल भी वो कपड़ों जैसा हाल है। 60 से 70% फर्नीचर आज की तारीख में तैयार हो रहा है उस क्रूड ऑयल से, और ये फर्नीचर इस्तेमाल करने के बाद आप वो देखेंगे तो इतना बड़ा प्रदूषण ये करते हैं, मिट्टी का, पानी का, हवा का। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। हमारे यहाँ गांव में तहसील के लेवल पे जो भी ऐसे कारागिर हैं, उनको लेके एक यूनिट तैयार किया जा सकता है जो 100% फर्नीचर बनाएगा, बम्बू का या लकड़ी का या ऐसे कोई सस्टेनेबल चीज का। फेस्टिवल, अभी फेस्टिवल तो हमारे देश में तो इतने सारे फेस्टिवल्स आते हैं, उत्सव आते रहते हैं, अलग अलग धर्म के अलग अलग उत्सव चलते ही रहते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है ना कि सिंपल दिया भी अगर आप देखोगे ना तो चाइना से आ रहा है। सिंपल गणपति के गले में अगर माला भी रहती है ना तो वो चाइना में बन के आती है, और सब पेट्रोकेमिकल्स। यानी इसका इस्तेमाल करने के बाद जब आप छोड़ोगे ना तो ये जहर है आज की तारीख में पर्यावरण के लिए। तो कितना, और यहाँ हमारे लोग, यानी कितना पोटेंशियल है यहाँ भी कि हर कोई चीज ये फेस्टिवल के लिए जो हम प्रोडक्ट अलग अलग इस्तेमाल करते हैं वो सभी तैयार करने वाले छोटे छोटे उद्योग शुरू कर सकते हैं। महिला बचत गट शुरू करेगी, उसके लिए रॉ मटेरियल किसान बनाएंगे, ये भी प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं। फुटवेयर में भी ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो फुटवेयर बनते हैं वो क्रूड ऑयल से बनते हैं। तो ऐसे भी यहाँ भी पोटेंशियल है कि हमारे तहसील में, गांव में ऐसे लोग जो इसमें माहिर है वो इको फ्रेंडली, वो सस्टेनेबल ऐसे फुटवेयर बनाए और उसके बेचे। पैकेजिंग इंडस्ट्री, अभी ऑनलाइन के जमाने में पैकेजिंग इंडस्ट्री को तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी इंडस्ट्री हुई है ये पैकेजिंग इंडस्ट्री। पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, ये बड़े बड़े लॉजिस्टिक पार्ट्स आए हैं, क्योंकि आज पूरा मैक्सिमम जो चीज हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है। लेकिन अभी भी ये पूरी पैकेजिंग इंडस्ट्री डिपेंडेंट है प्लास्टिक के ऊपर, थर्मोकोल के ऊपर, और गलत है। और इसलिए बहुत बड़ी जरूरत है सस्टेनेबल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स की जो हम बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम ये भी ठान ले कि हमारे तहसील में कोई भी प्लास्टिक की थैली नहीं बेचेगा, वो पूरे प्लास्टिक थैली को हम रिप्लेस करेंगे जूट की थैली या कागज की थैली या कपड़े की थैली, तो भी एक अच्छा बिजनेस का निर्माण हो सकता है और जिसको एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल है। और ये जो मैं पैकेजिंग आपको दिखा रहा हूँ, ये तो हम तैयार करके किसी बड़ी कंपनी के साथ हम डायरेक्ट टाई अप भी कर सकते हैं और उनको सब मटेरियल दे सकते हैं। टॉयज, दोस्तों मैक्सिमम जो खिलौने यहाँ बेचे जाते हैं ना वो सब आते हैं चाइना से। जो भी बिजनेस करते हैं ना इस खिलौने के बिजनेस में, आप उनको जाके पूछिए, बस वही काम करते हैं। लेकिन हमारे खुद के बहुत अच्छे अच्छे खिलौने, हमारे खुद के ऐसे कारागिर जो सदियों से ये काम करते हैं, और वही हमें उनको प्रोत्साहन देना है और उन सभी चाइना के खिलौनों को रिप्लेस करना है हमारे खिलौने के साथ। ये भी हम बिजनेस एक्टिविटीज में कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट तो हमारा स्पेशलाइजेशन है। चाइना में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन दुनिया में किसी के पास उतना नहीं है जितना हमारा है। हम हैंडीक्राफ्ट में सबसे आगे और इतने सारे पोटेंशियल उसमें है, और ये हैंडीक्राफ्ट मशीन से नहीं कर सकते। यानी आप हैंडीक्राफ्ट की कोई भी चीज आप मशीन से नहीं कर सकते, हाथ से ही करनी पड़ती है। तो बहुत अच्छा पोटेंशियल एरिया हमारे लिए है, जिसके लिए भी अगर हमारे तहसील में, गांव में अगर इसका कोई पोटेंशियल तो एक्शन प्लान में लिखिए, उससे काम करते हैं। बाम्बू का तो एक स्पेशल कैटेगरी है। जितने भी हमारे परिवार में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं बाम्बू प्रोडक्ट्स, जिनके पास ये सभी रिसोर्सेस है। तो एक स्पेशल कैटेगरी हो सकती है और जिसके लिए स्पेशल ऐसे प्रोजेक्ट्स हम शुरुआत कर सकते हैं इस फंडिंग के बाद। और अभी क्या है कि ये प्लास्टिक और रबर, इनफैक्ट प्लास्टिक मैं बोल सकता हूँ कि तो पूरी दुनिया के लिए जहर बन चुका है। हमारे बायोफ्यूल डे में हमने देखा कि किस तरह से वो एक थीम थी, वैसे ही पर्यावरण के दिन पे भी थीम होती है, हर साल होती है। आप देखोगे कि पिछले कई सालों से
इस थीम को, पर्यावरण दिन के ऊपर जो थीम होती है वो मैक्सिमम प्लास्टिक के ऊपर होती है, क्योंकि प्लास्टिक इतना बड़ा जहर फैलता जा रहा है कि हमारे खून से लेके एक नवजात शिशु के प्लासेंटा तक आज प्लास्टिक पहुंच गया है। तो पूरी दुनिया अभी प्लास्टिक के खिलाफ आंदोलन कर रही है, काम कर रही है, और उसमें हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम सभी ऐसे प्रोडक्ट जो आज प्लास्टिक से बनते हैं वो हम अपने प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस करें, मिसलेनियस और कई सारे। जब हम इसका एक्शन प्लान बनाएंगे तो आपको ही पता चलेगा कि हमारे जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सभी रिसोर्सेस के मिलकर कई सारे ऐसे प्रोडक्ट जो हम तैयार कर सकते हैं, और फिर इसकी एक लिस्ट तैयार करेंगे और उससे एक्शन प्लान बनाएंगे। लेकिन इसके बाद भी और एक सेक्टर है और वो है फूड। दोस्तों, ऑर्गेनिक फूड। अब हम सभी जानते हैं कि ये सभी जो फार्मिंग हो रही है, एक केमिकल फार्मिंग, कैंसर की फार्मिंग हो रही है, लेकिन ऐसे किसान जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जिनके पास सर्टिफिकेशन है कि वो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उनसे उत्पादन लेके हम कई सारे फूड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और जो बेच सकते हैं। यानी फ्यूल से भी बड़ा अगर कोई बिजनेस है तो वो फूड का है, ऑफ कोर्स। लेकिन ऐसे कई सारे सिंपल छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं। चिप्स हो सकते हैं या सिंपल बिस्किट का पैकेट हो सकता है, 100% ऑर्गेनिक बिस्किट हो सकता है, 100% ऑर्गेनिक चिप्स हो सकते हैं और बहुत जबरदस्त टेस्ट। यानी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो महिला बचत या हमारे गांव में बनते हैं, हमारे तहसील में बन सकते हैं, कि जो एक बार खाने के बाद आप बस उसके दीवाने हो जाएंगे और हमेशा कंटिन्यूस आप उसके कस्टमर हो जाओ। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन जो हमारे सामने हैं, उसको ही लेके हम कई सारे ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे ब्रांड्स हम मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। इनफैक्ट जहां जहां हमें लगता है कि एक रेस्टोरेंट की जरूरत है, एक कैफे की जरूरत है, एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ, देखो अब हम दुनिया में देखते हैं कि एक सिंगल बर्गर लेके वो कितनी बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो उसमें भी बहुत आगे, बहुत सुपर स्पेशलाइजेशन है। हमारे पास जितनी पाक कला है, जितने वेरिएशन है, वो दुनिया में किसी के पास। आपके तहसील में, आपके यहाँ किसी एमवीपी के लेवल पे कौन सी वो चीज है जिसके साथ हम एक कैफे शुरू कर सकते हैं जहां सिर्फ वो मिलेगी। अभी हमारे देश में भी देख सकते हैं हम लोग कि सिर्फ चाय के ऊपर फ्रेंचाइजी कितनी बड़ी बन चुकी है। तो हो सकता है सिर्फ वो वड़ा पाव हो सकता है सिर्फ वो छोले भटूरे हो या इडली हो, तो एक कोई प्रोडक्ट लेके भी हम शुरू कर सकते हैं जो 100% ऑर्गेनिक होगा, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक होगा। हमारे किसानों को बोलेंगे आप 100% ऑर्गेनिक करिए, हम खरीदेंगे आपको, तो हम वो काम भी करेंगे जो केमिकल से ऑर्गेनिक फार्मिंग लेने का। और जहां हमें लगता है कि रेस्टोरेंट होना चाहिए या सिर्फ एक भोजनालय होना चाहिए जहां ज्यादा लोग काम करते हैं, तो उनके लिए अच्छा भोजन ऑर्गेनिक केमिकल फ्री मिलना चाहिए, तो ऐसा भी कर सकते हैं। और ये सब कुछ हमारे एक्शन प्लान में हो सकता है। तो दोस्तों, बेसिकली अभी फोकस किस पे होगा, ये एक्शन प्लान तैयार करने पे। अभी आप फाइनेंस की बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको समझेगा और हम करके दिखाएंगे कि फाइनेंस विल बी 100% एश्योर। ये फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग है। सभी जो एक्टिविटीज, सभी जो काम हम लोग कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, और पूरी दुनिया को जरूरत है अभी आज ऐसे बिजनेसेस की। और हम जितना भी फंड लेके आ रहे हैं उसके साथ कई सारे बिजनेसेस शुरू होने वाले हैं, और उसके बाद जब हम इसको सक्सेसफुली करेंगे तो ये रुकेगा ही नहीं, ये तब तक नहीं रुकेगा जो हमारा पोटेंशियल है। तो फंडिंग, फाइनेंस की व्यवस्था, तो आप उसकी चिंता ही मत करिए, इसके आगे ये चलता ही रहेगा अभी, और ये तब तक चलता रहेगा जो हमारा पोटेंशियल है। और हमारा पोटेंशियल क्या है? हमारा पोटेंशियल इतना है दोस्तों, हमारे किसान, हमारे कुदरत ने जैसे हमें बनाया है, हमारे देश को जो बनाया है, जो और ये नॉलेज भी, ये हैंडीक्राफ्ट और सब चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स जो हमने तैयार किए इतने सालों के बाद, ये सब पोटेंशियल है ना कि इसके ऊपर काम करेंगे तो अपने आप हम कंपलसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। और हमें वो बनाना है, हमें फिर से अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनानी है, और फिर से अपने देश को उस स्थान पे लेके जाना है जहां फिर से हमारा देश पूरी दुनिया का नेतृत्व करे। जय हिंद, जय एमसीएल। एमसीएल का विजन मिशन ये आम भारतीय के लाइफ से केंद्रित है और उसी को लेकर ही वो अपनी प्रोग्रेस करेगा। मैं उन सारे एमसीएल वासियों को आज नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एमसीएल की विजन को हमेशा ही इम्पोर्टेंस दिया है, उस पर ट्रस्ट किया है, उस पर फेथ किया है, और आज के समय में बड़े संयम से एमसीएल के सारे मिशन विजन में वो शामिल है। सो गुड मॉर्निंग एमसीएल परिवार, और एक फ्राइडे वेबिनार और शाम सर का हम सोच पे जोरदार प्रहार।
आपने एक सुना होगा कि श्याम सर हमेशा आके वेरी कॉन्फिडेंटली एक बात बताते हैं कि हम सिर्फ फंडिंग नहीं लाएंगे, फंडिंग के साथ में आने वाले समय में क्या होगा जिसको दूर तक दिखाई दे, 5 साल 10 साल के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन, जो लीडर उसकी जो विजन क्लियर दिखाई दे, वही ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकता है। जी हाँ, और आज के समय में ये बायोफ्यूल सेक्टर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेक्टर, ऑर्गेनिक फार्मिंग सेक्टर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेक्टर, एमएसपी सेक्टर, इन सारे सेक्टर्स को मिला के अगर कोई इकट्ठा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है तो वो है आपका एमसीएल, आपकी एमसीएल। तो आपसे आह्वान है, ये संयम बना के रखिए, ये मिशन और विजन दिमाग में रखिए, उसी के सहारे हम बनाएंगे इंडिया ग्रेट अगेन। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर एंड थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम। दोस्तों फिर एक बार मैं आप सभी लोगों से यह निवेदन करता हूं कि चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों के साथ शेयर की गई है, उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं उस इंसान का जिन्होंने ये हमेशा सोचा है कि कैसे कुदरत के दिए हुए वरदान को हम फिर एक बार अपने काम में लाए और उसके साथ ही फिर इस इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए। जी हाँ दोस्तों, श्याम सर जो हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी और उस सस्टेनेबिलिटी का जो एक्शन प्लान है, वो सारी चीजें आज हमें फिर एक बार यहाँ पर दोहराने को मिली है। दोस्तों इन सारे बिजनेसेस को करके हम किस प्रकार से इस राष्ट्र को सुजलाम सुफलाम बनाएंगे और साथ ही साथ हमारे किसानों की भी आर्थिक व्यवस्था को हम बदल पाएंगे। तो चलिए पूरे एमसीएल परिवार की ओर से मैं श्याम सर का यहाँ पर धन्यवाद अदा करता हूँ। साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे सभी नेशनल सस्टेनेबल कंसल्टेंट्स, हमारे सारे बीडीएस, हमारे सारे एमएसएस, एमवीपी, चैनल पार्टनर और जी हाँ दोस्तों हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए सभी हमारे स्टेक होल्डर्स, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जिस मिशन के लिए हम इस राह पर चले हैं, उस मिशन को हम बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। तो तब तक के लिए मैं आप सभी से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी सेहत का और संपूर्ण एमसीएल परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार, तब तक के लिए धन्यवाद।